This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. दुनिया में कई तरह के सीरियल किलर हुए हैं। कोई लड़कियों का कातिल तो कोई बच्चों का। किसी का मकसद सेक्सुअल डिजायर, किसी का पैसा लूटना या अतीत में हुई किसी घटना से हर्ट होकर बदले की भावना से कई कत्ल करना। मकसद कोई भी हो, लेकिन अपनी सनक में ये सीरियल किलर एक के बाद एक मासूम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इनका शिकार ज्यादातर नॉर्मल जिंदगी जीने वाले लोग हुए हैं, लेकिन भारत में एक सीरियल किलर ऐसा भी हुआ जो गरीब बेसहारा लोगों को अपना शिकार बनाता था। कई सालों तक भारत के मुंबई और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में स्टोन मैन कहे जाने वाले इस सीरियल किलर का आतंक छाया रहा। ये स्टोन मैन कौन था और इसका मकसद क्या था? मुंबई और कलकत्ता की हाईटेक स्मार्ट कही जाने वाली पुलिस भी आज तक इसका पता नहीं लगा पाई है। हेलो एंड वेलकम टू डिजिट लाइफ, जहां आप सुनते हैं क्राइम, हॉरर और मिस्ट्री से भरी कहानियां। तो आज की हमारी कहानी देश के अलग अलग शहरों से है, जिसमें सबसे पहले आपको ले चलते हैं मुंबई। साल था 1985। तब मुंबई बॉम्बे कहलाया जाता था। तब बॉम्बे शहर की सड़कें आज की तरह भीड़ भाड़ वाली नहीं हुआ करती थी। भारत के सभी बड़े शहरों की तरह बॉम्बे में भी काम की तलाश में आने वाले लोगों की गिनती हमेशा से बहुत ज्यादा रही है, खासकर लेबर क्लास या छोटा मोटा काम करने वाले लोग। इनमें ज्यादातर के पास सर पर छत नहीं होती। दिन भर काम करने के बाद ये लोग सड़क किनारे फुटपाथ पर ही रात बिताते हैं और अगली सुबह फिर से काम की तलाश में लग जाते हैं। बॉम्बे में उस वक्त अंडरवर्ल्ड का काफी जोर था। पुलिस डिपार्टमेंट का काम भी इन्हें रोकना और इन पर नजर रखना होता था। उस वक्त बॉम्बे के कई इलाके क्राइम के मामले में बहुत सेंसिटिव माने जाते थे, लेकिन फिर भी सायन और किंग सर्कल नाम के दो इलाके काफी शांत कहे जाते थे। यहाँ पर ज्यादातर अपर क्लास के लोग रहते थे, लेकिन बॉम्बे के बाकी इलाकों की तरह इन पॉश इलाकों में भी रात के समय फुटपाथ पर बहुत से गरीब बेघर लोग सोते थे। 1985 की एक सुबह 4 बजे के करीब इसी सायन इलाके में फुटपाथ पर रहने वाली एक महिला बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। उसने देखा कि कुछ फीट की दूरी पर खून से लथपथ एक आदमी मरा पड़ा है, जिसके सिर और चेहरे को बुरी तरह से कुचला गया था। ये इस तरह की पहली घटना थी। पुलिस ने खाना पूर्ति करके लाश को मुर्दा घर भिजवा दिया। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद पुलिस भी शांत बैठ गई, लेकिन ज्यादा जांच नहीं की। आखिर वो फुटपाथ पर रहने वाला एक अकेला बेघर था, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसके लिए ना तो किसी ने रिपोर्ट लिखवाई, इसीलिए उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई। कुछ टाइम बीता। 1 महीने बाद फिर से इसी तरीके से एक और फुटपाथ पर रहने वाले शख्स की लाश मिली। उसका भी सर बुरी तरह कुचला गया था। इसके कुछ ही दिनों बाद सायन के करीब किंग सर्कल नाम के इलाके से भी एक और ऐसी ही लाश मिली। यहाँ भी मरने वाला एक गरीब बेघर था जो फुटपाथ पर रात को सोता था। उसके सर को भी कुचला गया था। अब समय बीतने के साथ साथ कुछ ही महीनों में एक एक करके 6 लाशें मिल चुकी, पर क्योंकि ये लाशें सायन और किंग सर्कल के अलग अलग थाना क्षेत्रों में मिली थी, तो शुरू में तो पुलिस इन एक जैसी मिलने वाली लाशों की कड़ियां ही नहीं जोड़ पाई। तब कंप्यूटर और इंटरनेट का भी इतना चलन नहीं था। यही वजह थी कि शुरू में मिली इन लाशों को पुलिस हजारों गुमनाम केसेस की तरह ही हैंडल कर रही थी, क्योंकि मरने वाले सभी गरीब और बेसहारा थे, जिनके लिए फरियाद करने वाला कोई नहीं था। सभी 6 लाशों के सिर किसी भारी चीज से पूरी तरह से कुचले गए थे। इनमें से किसी की भी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, क्योंकि किसी का चेहरा ही पुलिस के सामने नहीं था। अब 6ठी लाश मिलने के बाद कुछ पुलिस वालों का ध्यान इस ओर गया कि एक ही तरीके से कई मर्डर हो चुके हैं। अब उन्होंने लाशों की जानकारी जुटानी शुरू की, तो पता चला कि ये लाशें सायन और किंग सर्कल के बीच 5 किलोमीटर के दायरे में मिली थी। इन लाशों में एक जैसी बातों को नोटिस किया गया, जिनमें सबसे पहली थी कि ये सब फुटपाथ पर ही सोने वाले गरीब लोग थे, जिसमें मजदूर, भिखारी और कूड़ा बीनने वाले लोग आते थे। ये सभी अकेले लोग थे, जिनकी रिपोर्ट लिखवाने वाला या पहचान बताने वाला कोई नहीं था, और इन सभी 6 लाशों की शिनाख्त तक नहीं हो पाई थी। इसके अलावा सबसे खास बात ये थी कि सभी के सर को किसी भारी वजनी चीज से कुचला गया था। सभी मर्डर्स रात को 1 से 4 बजे के बीच सोते समय ही किए गए थे। जब ये रिपोर्ट सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंची, तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस तरह की एक जैसी लाशें मिलने का इशारा सीरियल किलिंग की तरफ जा रहा था। तो पता चला कि एक लाश के पास से एक बड़ा सा पत्थर भी मिला था,
जिस पर मरने वाले का खून लगा था। उसी पत्थर के वार से मरने वाले का सर कुचला गया था। पोस्टमार्टम से क्लियर हो चुका था कि हत्या में किसी पत्थर जैसी वजनी चीज का ही इस्तेमाल हुआ है, हथौड़े जैसे किसी हथियार का नहीं। लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से उस पत्थर का वजन 30 किलो के करीब था। ये चौंकाने वाली बात थी कि 30 किलो के पत्थर को उठाकर किसी की हत्या करना आसान बात नहीं है। इसका मतलब ये था कि कातिल काफी हट्टा कट्टा और मजबूत कद काठी का रहा होगा। किसी नॉर्मल इंसान के लिए 30 किलो का पत्थर उठाकर की हत्या करना आसान बात नहीं है। यहाँ कत्ल करने का तरीका तो एक जैसा ही था, लेकिन मिले हुए पत्थर के वजन के हिसाब से ये कंफ्यूजन भी थी कि कातिल एक है या एक से ज्यादा लोग हैं। ये सीरियल किलिंग का मामला तो था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इन गरीब फुटपाथ पर सोते हुए लोगों को अपना शिकार बना क्यों रहा है। कमाल की बात ये भी थी कि खुली सड़क पर मर्डर करने के बावजूद वहाँ कोई चश्मदीद नहीं मिला था। उस पत्थर पर भी उंगलियों के कोई निशान नहीं थे। उस वक्त सीसीटीवी कैमरास का भी इतना जोर नहीं था। पुलिस ने अब अपना जांच का दायरा बढ़ाया और खबरियों को एक्टिव कर दिया। सायन और किंग सर्कल के 5 किलोमीटर का दायरा जहां से ये सभी लाशें मिल रही थी, उसे कवर करना मुश्किल नहीं था। कातिल को पकड़ने की उम्मीद में रात भर पुलिस टीम तैनात रहती थी। रात की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। पुलिस ने अपने लेवल पर फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया। उनको चेतावनी दी गई कि वो अकेले न सोए, खासकर अंधेरी जगह पर इसके बावजूद लाशें मिलती रहीं। पुलिस का खबरी नेटवर्क भी कोई क्लू देने में नाकाम रहा। पुलिस के सीनियर ऑफिसर, छोटे कांस्टेबल, सब लोग हर तरफ से कोशिश कर रहे थे, पर इसके बावजूद लाशें मिलने का सिलसिला रुका नहीं और वो कातिल एक के बाद एक बेघर लोगों को अपना शिकार बनाता रहा। 1985 से शुरू हुए इन मौतों के सिलसिले में 1988 तक कुल 12 लाशें पुलिस को मिल चुकी थी, लेकिन कातिल के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे। मरने वालों में से किसी की भी शिनाख्त नहीं हो पाई। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल चुनकर उन्हीं लोगों का मर्डर करता है जो बिल्कुल अकेले रहते हैं। इनके बारे में जानकारी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे ये खबरें बाहर आने लगी। बॉम्बे के लोग दहशत में आ गए। रात के 10 बजे तक सड़कें सुनसान हो जाती थी। इसी बीच बेघर और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों ने अपनी जान को खतरे में देखकर ग्रुप में रहना और रात में एक साथ सोना शुरू कर दिया। मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में 12 लाशों की गिनती थी, पर कई लोगों का कहना था कि इन 2-3 सालों में 26 के करीब लाशें पुलिस को मिली थी। इस बीच ये अफवाह भी फैलनी शुरू हुई कि किसी तांत्रिक क्रिया के चलते मानव बलि देने के लिए ये हत्याएं की जा रही हैं। पुलिस ने बहुत से लोगों से पूछताछ की, कई तांत्रिकों को भी उठाया, लेकिन नतीजा 0 ही रहा। पुलिस हर तरफ से निराश हो रही थी। इसी बीच खबर आई कि वेटर के तौर पर काम करने वाला एक शख्स जो रात को फुटपाथ पर ही सोता था, उस पर रात को सोते समय किसी ने हमला किया था। वो पूरी तरह से घायल तो था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। पुलिस को एक उम्मीद की किरण नजर आई। पुलिस फौरन उस वेटर के पास हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन उस वेटर ने बयान दिया कि जख्मी होने और वहां अंधेरा होने की वजह से वो ठीक से कुछ भी नहीं देख पाया। पुलिस के हाथ फिर से खाली थे। इस सब के बीच एक टैक्सी ड्राइवर का नाम भी चर्चा में आया, जो रात को ही टैक्सी चलाता था। कहा जाने लगा कि वो अपनी टैक्सी में एक भारी पत्थर लेकर चलता है और उसी से मौका मिलने पर किसी का भी मर्डर कर देता है। पर बाद में पता चला कि वो पुलिस का ही खबरी था और पुलिस की मदद करने के लिए ही वो रात को घूमता था। तमाम कोशिशों के बावजूद कातिल तो नहीं मिला, पर 1988 आते आते हत्याओं का ये सिलसिला अचानक रुक गया। 1987 के आखिर में 12वीं लाश मिली थी। पुलिस का अलर्ट जारी था। महीनों बीते, साल बीता, लेकिन उसके बाद फिर ऐसी किसी भी घटना की खबर नहीं आई। हत्याओं का सिलसिला रुकने से बॉम्बे पुलिस ने भी चैन की सांस ली थी। 1989 का साल आ गया। मुंबई में हत्याएं बंद होने के 1 साल बाद जून 1989 को कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज के पास फुटपाथ से ऐसी ही एक लाश मिली जिसका सर कुचला गया था। ये भी एक बेघर महिला थी। इस हत्या की जांच चल रही थी कि 1 महीने बाद 4 जुलाई 1989 को ऐसी ही एक और लाश मिली। उसे भी सिर कुचलकर मारा गया था। इतने टाइम में मुंबई में हुई हत्याओं की खबर फैल चुकी थी। लोगों ने फौरन इसे बॉम्बे की हत्याओं से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। कलकत्ता में भी हत्यारे ने एक खास इलाके को अपने शिकार के लिए चुना था। ये सेंट्रल कलकत्ता और हावड़ा ब्रिज के पास का इलाका था। यहाँ से भी एक के बाद एक लाशें मिल रही थी। तब कलकत्ता के एक इंग्लिश अखबार ने ही एक आर्टिकल छापा, स्टोन मैन इज बैक, और यहीं से इस सीरियल किलर को एक नाम मिला, स्टोन मैन। कलकत्ता पुलिस को एक एक करके कुल 13 लाशें मिली थी।
उस वक्त कलकत्ता पुलिस ने इस मामले में अपना सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। बॉम्बे पुलिस का फेलियर सब देख चुके थे, इसलिए कलकत्ता पुलिस ने इससे आगे बढ़कर काम करना शुरू किया। हर एरिया की निगरानी बढ़ाई गई। पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी पूरी टीम को शहर की निगरानी में लगा दिया। फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया। रात की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। हर संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। रात की पेट्रोलिंग भी जारी थी। बॉम्बे के 12 कत्ल और कलकत्ता में 13 कत्ल के बाद भी पुलिस को एक भी चश्मदीद नहीं मिला। कुछ भी हाथ न लगते देख पुलिस वालों ने अब खुद ही गरीब बेघर बनकर फुटपाथ पर सोना शुरू कर दिया। वो रात को कंबल ओढ़कर एक हथियार लेकर अपने साथ सोते थे ताकि अचानक होने वाले हमले के लिए वो तैयार रहे, लेकिन उनकी इस कोशिश का भी कोई नतीजा नहीं निकला। कलकत्ता में भी पुलिस को एक लाश के पास एक कंक्रीट की स्लैब मिली थी जो खून से सनी हुई थी। इसका वजन 20 किलो के करीब था। अब दोनों राज्यों की पुलिस इस बात से सहमत हो चुकी थी कि यकीनन ये एक ही शख्स है जो पहले बॉम्बे और अब कलकत्ता में आतंक मचा रहा है। पुलिस का सर्च ऑपरेशन चलता रहा, पर स्टोन मैन को ढूंढने में पुलिस नाकामयाब रही। 1989 में 1 साल तक 13 कत्ल के बाद कलकत्ता में भी अचानक ये हत्याएं रुक गई। एक्सपर्ट का यही कहना था कि ये कोई साइको किलर है जिसे फुटपाथ पर सोने वाले गरीब लोगों से कोई चिढ़ है या गुस्सा है, क्योंकि इन बेघर गरीब मरने वालों से और कोई मकसद तो पूरा होता दिख नहीं रहा था। दोनों राज्यों की हाईटेक स्मार्ट पुलिस भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। पुलिस का सर्च ऑपरेशन चलता रहा। लाशें मिलने का सिलसिला रुकने से कलकत्ता पुलिस भी सुकून से थी, लेकिन फिर भी काफी समय तक पुलिस निगरानी करती रही और लोग भी दहशत में जीते रहे। स्टोन मैन का केस सालों तक यूं ही अनसुलझा रहा। 1990 के बाद करीब 19 साल बीत गए। 2009 में अचानक असम के गुवाहाटी से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी और सालों पहले बॉम्बे और कलकत्ता में हुई कत्ल की घटनाओं की याद फिर से ताज़ा हो गई। यहाँ खबर छपी कि स्टोन मैन इज बैक, क्योंकि वहाँ भी एक के बाद एक कुल 11 लोगों का कत्ल हो चुका था। यहाँ भी बेघर फुटपाथ पर रहने वाले गरीब लोगों की हत्याएं हो रही थी। इनकी हत्याएं भी वैसे ही सर कुचलकर की गई थी। इन घटनाओं से लोगों के दिल में एक बार फिर से स्टोन मैन की दहशत छाई हुई थी। यही लग रहा था कि स्टोन मैन बॉम्बे और कलकत्ता के बाद अब गुवाहाटी पहुंच चुका है। वहां की पुलिस ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस स्टोन मैन को नहीं ढूंढ पाई। यहाँ भी 11 कत्ल होने के बाद ये सिलसिला यूं ही रुक गया। इस सो कॉल्ड स्टोन मैन के नाम बॉम्बे में 12, कलकत्ता में 13 और गुवाहाटी में 11 कत्ल दर्ज हो चुके थे। लेकिन इतने सालों में भारत के 3 अलग अलग शहरों में हत्याएं करने के बाद भी वो कौन था, क्यों वो इन गरीब लोगों का मर्डर करता था, इन सवालों का जवाब कभी नहीं मिला। यूँ तो भारत में और भी कई सीरियल किलर हुए, लेकिन स्टोन मैन ऐसा सीरियल किलर था जो खुली सड़क पर मर्डर करता था, लेकिन फिर भी कभी पकड़ा नहीं गया। बॉम्बे, कलकत्ता और गुवाहाटी के अलावा भी भारत के कई और शहरों में अलग अलग समय पर कई स्टोन मैन पकड़े गए। जैसे 1998 में उड़ीसा के ब्रह्मपुर में एक के बाद एक 9 कत्ल हुए। यहाँ भी सभी हत्याएं पत्थर से सर कुचलकर की गई थी। इन हत्याओं के मामले में सन 2000 में महेश पाढ़ी नाम के एक शख्स को पकड़ा गया, जिसे बाद में उम्र कैद की सजा भी दे दी गई। लेकिन क्या ये वही स्टोन मैन था जिसने बॉम्बे, कलकत्ता और गुवाहाटी में भी आतंक मचाया था? लेकिन ये कभी सामने नहीं आया। इसके अलावा 2016 में राजकोट में भी एक स्टोन मैन को पकड़ा गया, जिसका नाम था हितेश रामावत। ये एक गे था जिसने अपनी सेक्सुअल डिजायर के चलते 3 लोगों को अपना शिकार बनाया, फिर पत्थर मारकर उनका मर्डर कर दिया। 2019 में भी उड़ीसा के कटक में 3 गार्ड्स की हत्या करने वाला स्टोन मैन पकड़ा गया था। ऐसे कई कातिल पकड़े गए जिन्होंने स्टोन मैन के स्टाइल से ही हत्याएं की थी। क्या उन्हीं में से कोई बॉम्बे, कलकत्ता और गुवाहाटी में आतंक मचाने वाला स्टोन मैन था? क्या स्टोन मैन अब तक मर चुका है या आज भी जिंदा है और हमारे ही बीच कहीं है? ये एक रहस्य था जो आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। स्टोन मैन की इसी कहानी पर 2009 में एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था द स्टोन मैन मर्डर्स। इसे आप प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा पे देख सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।